नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद सभी राजनीतिक दलों में हलचल है। एक ओर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए तेजी के साथ पग बढ़ा रही है और असीम ऊर्जा, दक्षता और अदम्य साहस के साथ नई पारी खेलने के लिए इतिहास रचना चाहती है। वहीं दूसरी ओर अगर विपक्ष की देखें तो विपक्ष में भी कहीं ना कहीं निराशा के साथ में हौसला भी बुलंद है, खासतौर से समाजवादी पार्टी में कि हम मजबूती के साथ आए हैं। हमने जो है 2.5 गुना सीटें ज़्यादा पाई हैं, 1.5 गुना वोट ज़्यादा पाए, लेकिन सच बात तो यह है कि सरकार नहीं बना पाए। आज इसी ऐसे अहम बिंदु पर हम चर्चा करेंगे सपा के साथ, और सपा के अध्यक्ष डॉक्टर इमरान हमारे साथ हैं। डॉक्टर इमरान, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के माध्यम से तमाम हमारे दर्शकों का, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने यहाँ पे बुलाया ताकि हम लोग अपनी बात को रख सकें। डॉक्टर इमरान, निश्चित रूप से परिश्रम हुई, आपको उपलब्धियां भी मिली हैं, इसमें भी दो राय नहीं है। धन्यवाद। हम केवल ये जानना चाहते हैं, आज आपके लिए हमने थोड़ा सा खुला मंच किया, आप खुल करके बोलिएगा जरा। जी, क्या सोचा था और क्या पाया? विधानसभा चुनाव 2022 एक मिलीजुली प्रतिक्रिया कानपुर वासियों के लिए लेके आया है। जी, हम सब लोग चुनाव में थे और पूरी तन्मयता के साथ में लगे हुए थे। ये अच्छा है कि कानपुर महानगर में हम 3 सीटें जीत पाए और बाकी 1 सीट पे हम सेकंड रनअप के रूप में उपविजेता घोषित हुए और हम लोगों को करीबन 42,000 वोट, 40,000 से 42,000 वोट वहां पे मिला है, जहां पे हमें इतना वोट नहीं मिलता था। तो इस प्रकार से एक समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर ने तो नई पारी एक खेली है और इसमें हम कामयाब रहे। लेकिन जो लक्ष्य हमारा लक्ष्य था, जो बड़ा लक्ष्य था, वो बड़ा लक्ष्य हमारा सरकार को बनाने को लेके था। और ये दुर्भाग्य का विषय है कि इतना सब कुछ होने के बाद और इस प्रकार से हम लोग जिस तरह लड़े और जिस तरह से हम लोग की नीतियां रहीं, जिस तरह से हम लोग आगे बढ़े, उसके बावजूद भी जो परिस्थितियां हैं, अब बहुत आत्मचिंतन करने की मतलब के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि ये परिस्थितियां क्यों आई हैं और इसमें कई तकनीकी पहलू भी हैं और बहुत सारी चीजें हैं। हम सब विचार करेंगे इस बारे में और धीरे धीरे इन सब पे विचार होगा और हम नई ऊर्जा के साथ अब समाजवादी पार्टी विपक्ष में भी बैठेगी और इसके साथ साथ हम लोग लोकसभा 2024 का आकलन भी करेंगे और एक नई रूपरेखा तैयार करेंगे। डॉक्टर इमरान, ये बताइए कि कानपुर के बारे में आपने जिन 3 सीटों के बारे में आपको विजय मिली है, यहीं तक आपने सोचा था या कुछ ज्यादा सीटों पर आपने सोचा था कि 30 सीटें तो हम कानपुर में जीत ही लेंगे? नहीं, हमारा प्रयास तो सारी सीटों को जीतने का था, लेकिन 3 सीटों पे हमें पता था कि हम लोग बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। 4थी सीट पे हमें पता था कि हम गोविंद नगर में बहुत अच्छा करेंगे और उसमें हम लड़ाई में कहीं ना कहीं आएंगे और इसको हम लोग लड़ेंगे। 5वीं सीट पे भी, किदवई सीट पे भी हमारा आत्ममंथन था, लेकिन वहां पे लड़ाई 2 ध्रुवीय हो गई और क्योंकि 2 ध्रुवीय हो गई इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब बैक में आए। लेकिन हम लोग 4 सीटों पे हमने काफी अच्छा लड़ा और आप इसका आकलन भी करेंगे, अगर पूरे वोट भी मिला दिए जाए तो इतना वोट है कि समाजवादी पार्टी अब नई ऊर्जा के साथ आपको दिखाई देगी। सच तो यह है कि पिछले 1.5 सालों से 2 सालों से लगातार हम लोग सड़कों पे थे। हमारे विधायक, क्योंकि तीनों ही विधानसभाओं में
जो विधायक प्रतिनिधि प्रत्याशी चुने गए थे वो तीनों ही अनुभवी हैं और वो तीनों ही पार्टी से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और तीनों को जमीनी अनुभव होने के साथ साथ चुनावी रणनीति का भी अनुभव रहा है क्योंकि वो लोग चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो इसलिए इसका फायदा मिला समाजवादी पार्टी को कानपुर में। और हम लोग क्योंकि पिछले लगातार कई महीनों से करीब मुझे याद है मैं पिछले 2 सालों से हम लोग सड़कों पे बैठे हुए थे, हर वो मुद्दा जो विपक्ष का मुद्दा था वो हमने उठाया और सरकार को चेताने का प्रयास भी किया। महंगाई और तमाम तरह की चीजें हैं जिसपे समाजवादी पार्टी ने कानपुर महानगर में बड़े बड़े आंदोलन करे। मैं एक बात इमरान जी जानना चाहता हूँ कि एक ये भी चर्चा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और आपके साथ में कुछ ऐसा आंतरिक गठबंधन हुआ कि जहां पर आपके मजबूत प्रत्याशी हम कमजोर प्रत्याशी उतार देंगे, जहां पर मेरा सशक्त प्रत्याशी होगा वहां मेरा कमजोर। और ये भावना कहीं ना कहीं किदवई नगर में देखने को मिली कि जहां पर एक महिला को टिकट दिया जाता है वो ब्राह्मण है और उसके बाद भी उनका टिकट बदल दिया जाता है और फिर एक दूसरे युवा को टिकट दे दिया जाता है। कहते हैं कि यही भावना रही है। नहीं, ये आप जो बोल रहे हैं मैं इससे सहमत इसलिए भी नहीं हूं क्योंकि आप आकलन करिए। आपने जो बात चर्चा का विषय उठाया है कि कांग्रेस के साथ, देखिए वो जो हमने कानपुर किदवई नगर विधानसभा में जो प्रत्याशी देखा था हम लोगों ने लड़ाया था वो वैश्य बिरादरी से आते हैं और किदवई नगर विधानसभा में वैश्य बिरादरी के लोगों की बाहुलता भी है। तो इस वजह से भी क्योंकि ऑलरेडी ब्राह्मण समाज से एक व्यक्ति थे वो लड़ रहे थे भाजपा से, तो हमारे दिमाग में ये बात थी। बाकी आप देखिए कि किदवई नगर विधानसभा में कांग्रेस की बहुत महत्वपूर्ण प्रत्याशी पिछली बार वो सेकेंड रनअप पे थी, वो लड़ी। और कानपुर कैंट विधानसभा में तो मौजूदा प्रत्याशी ही कांग्रेस के थे और आर नगर विधानसभा में आप देखें कि मतलब स्वयं मतलब यहाँ के सांसद के भाई लड़ रहे थे चुनाव। और इस तरह की रणनीति कांग्रेस ने, ऐसा कोई भी आरोप निराधार है कि कांग्रेस के साथ हम लोग के। मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ, अभी आपने जब मैं आपसे पूछ रहा था क्या सोचा क्या पाया तो आपने बताया कानपुर का और आप ये कह रहे थे ठीक हम सरकार नहीं पाए, कुछ परिस्थितियां, आप बार बार परिस्थितियों की बात करें, वो कौन सी परिस्थितियां रही जो आपको सरकार बनाने में कहीं ना कहीं रोड़ा बन गई? नहीं, रोड़ा नहीं है। ये जब चुनाव आता है तो चुनाव में कई तरह की परिस्थितियां होती हैं। केवल ये कहना, देखिए जिस प्रकार से भाजपा के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज थी, जिस प्रकार से हम लोग की लहर थी, जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जा रहे थे, हमें ये पता है कि हमें एक बहुत बड़ा जनमत मिला है। हमें 36% वोट मिला है पूरे वोट का और ये एक बहुत बड़ी बात है कि विपक्ष में रहने वाली पार्टी को 36% वोट मिला है और वो 36% वोट हमारे विश्वास का है, हमारे नेता के प्रति लोगों का विश्वास है। तो परिस्थितियां ये है कि कई जगह पे कुछ तकनीकी आपने देखा होगा क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ऐसा कहा भी गया और हम लोगों ने भी जहां पे ईवीएम रखी थी वहां पे भी हम लोग रहे। कई जिलों से ऐसी खबरें आ रही थी, आपने सुना होगा बनारस, मिर्जापुर और कई जिलों से ये खबरें आ रही थी कि वहां पे ईवीएम आपको ने देखा कूड़े की गाड़ी के अंदर, बक्से के अंदर मतपत्र मिले हैं वाराणसी में। और ये जब परिस्थितियां हुई हैं तो निश्चित तौर से ये आशंका देती हैं मन में। तो और ये आशंका ईवीएम को हैक किया गया या ईवीएम से गड़बड़ी की गई है, ये आप मानते हैं? और यही कारण है कि आप क्या कि एक युवा नेता विधानसभा के सामने पिंटू ठाकुर आत्मदाह का प्रयास करते हैं और उस समय वो ये मेरा सीधा सीधा सवाल, क्या सपा ये मानती है कि ईवीएम हैक हुआ? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस दौर में पूरे विश्व में ईवीएम तकनीक कोई हमारे लिए तो है नहीं, पूरे विश्व के लिए है। मात्र भारत और कुछ एशियाई देश ऐसे हैं जो ईवीएम का उपयोग कर रहे हैं, बाकी पूरे यूरोप में, पूरे जगह पे, इवन जो विकासशील नहीं विकसित देश कहलाते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, वहां पे भी मतपत्र बैलेट पेपर डाले जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, ये ठीक है कि ईवीएम आई है तो उसमें एक बड़ी संख्या में लोग वोट डालते हैं तो गिनने में आसानी होती है, लेकिन हमें ये कहना, जब हमें गिनना ही है तो भले 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, ये
हम तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये है कि हम ये बात लिख के देंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी और पार्टी में भी कि पार्टी किसी भी तरह से जो ईवीएम का प्रारूप है इसको खत्म किया जाए। और आपने जो हमारे उपाध्यक्ष, हमारे जिले के उपाध्यक्ष पिंटू ठाकुर जी का मनन किया, मैं उस विषय में भी कहना चाहता हूँ बहुत दुखद है। हालांकि वो भी इस बात को मानते थे और उन्होंने इसीलिए बात कही भी, लेकिन कोई भी प्रारूप या कोई भी परिणाम ये नहीं हो सकता कि आप अपने आप को हानि पहुंचा लें। बिल्कुल आपसे उन्होंने हम लोग से कोई बात नहीं करी और स्वयं ये कदम उठाया। लेकिन अभी आपने 2 शब्द का प्रयोग और किया। आपने कहा कि भाजपा नेताओं की कुछ बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी, तो क्या बॉडी लैंग्वेज ही तो बात कह रहे हैं कि अखिलेश की भी ऐसी हो गई कि जब आप योगी आदित्यनाथ को चिलमजीवी कहने लगे, बुलडोजर बाबा कहने लगे, उसकी भी एक प्रतिक्रिया हुई और वो सहानुभूति मुख्यमंत्री को मिल गई, तो कहीं ना कहीं इस चूक को आप नहीं मानते? नहीं, ये कोई चूक नहीं जी। राजनीति में जब चुनावी समर आता है, चुनावी समर में बड़े बड़े मंच होते हैं, बड़े बड़े मंच नहीं तो वो भी तो अब्बाजान कह रहे थे। हाँ, वही तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने अब्बाजान कहा, उनके कई लोगों ने बहुत कुछ कहा, कोई पता नहीं किसके संबोधनों से व्यक्त कर रहा था भाजपा का नेता। तो मैं इस बात को, ये चुनाव में इस प्रकार के बड़े मंचों से इस प्रकार की बात होती रहती है। कुछ लोगों का ऐसा बड़बोलापन रहा जिससे कि हमको नुकसान हो गया, अभी आपने कहा इसलिए नहीं, मैंने ये नहीं कहा बड़बोलापन हो गया। मैंने उनके बॉडी लैंग्वेज की बात करी। उनकी बॉडी लैंग्वेज ये थी कि वो लोग बहुत हतप्रभ थे और बहुत ज्यादा अंटसंट बोल रहे थे, जो भी बोल रहे। हाँ, तो मैं तो यही बात तो आपके ऊपर भी आरोप लग सकता है। दूसरी चीज, इतनी बड़ी भीड़ होती थी, इसमें भी दो राय नहीं है, लेकिन क्या कारण था कि वो भीड़ जो थी वो वोट में नहीं कन्वर्ट हो पाई? नहीं, वोट में कन्वर्ट हुई है। हाँ, वोट में ना कन्वर्ट होती तो 36% वोट कहां से आता जी। वो वोट में कन्वर्ट हुई है जी। अब कुछ गलतियां होंगी, कुछ आत्मंथन हम लोग करेंगे, बैठेंगे, इस बारे में विचार करेंगे। अपनी गलती क्या सोची है? अपने मैं शहर में बात आपसे कर रहा हूं। नहीं, मैं ऐसी कोई गलती नहीं है। हम लोग की तरफ से पूरी तैयारी थी और हमें उसी का परिणाम मिला है। ठीक बात है। चलिए, मैं आपसे 1-2 सवाल और भी पूछता हूं। आपके ऊपर चुनाव के दौरान 2 बड़े आरोप लगे। एक तो परिवारवाद का आरोप जम करके लगाया गया और ये परिवारवाद का ऐसा हथौड़ा बार बार चलाया गया कि जिससे जनता में गया और कहा कि नहीं भाई, राष्ट्र हित में परिवारवाद खत्म हो जाना चाहिए। मैं कहूंगा आपके पास इसका क्या जवाब? नहीं है, इसका जवाब है मेरे पास। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके सामने और आपके चैनल के माध्यम से भी। चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी का एक परिवार है, उस परिवार से किसी को टिकट नहीं मिली, आपको पता है। दूसरी बात ये कि आप ये बताइए कि पंकज सिंह कौन है, अनुराग जी कौन है? एक नहीं है, बहुत सारे ऐसे नाम है। नीलिमा कटियार जी कौन है? आप क्या तो भी तो कहा जाता है कि आप, वो तो एक है। हाँ, जबकि नीलिमा कटियार की बात करेंगे तो प्रेमलता जी राजनीति से अलग हो गई, अब वो राजनीति में नहीं। नंबर 1। और दूसरी चीज मैं आपको बता दें, ये आप ठीक कह रहे हैं, निश्चित रूप से 1-2 आपने नाम जो बताया बिल्कुल, लेकिन आप क्या तो 45 की संख्या बताई गई। 45 आपके परिवार के लोग जो है राजनीति में सक्रिय थे। ये नहीं, प्रधानमंत्री स्वयं ये आंकड़ा, मैं ये परिवार का बात नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कितने टिकट हैं परिवार से? तो फिर ठीक, मैं मान गया। तो क्या आप फिर ये मैसेज देने में? नहीं, ये गलत आरोप है। नहीं, आरोप नहीं कर रहा था। हाँ। आरोप तो पहले चल रहा। ये दूसरी बात है कि इस बार आपने अपने को सुधारने की कोशिश की कि भाई हम परिवारवाद की जो हमारे पर छवि होती है, अब उससे हमको मुक्ति मिल जाए, ये आपने कोशिश की। लेकिन आपको ये नहीं लग रहा कि इससे आपका परिवार बिगड़ गया? अपर्णा यादव अब बीजेपी में चली गई, शिवपाल मन से नहीं जोड़ पाए, क्या आपको ये नहीं लगता? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। आप ये बताइए, मैं एक बात, एक साधारण सा सवाल आपसे, मतलब ये आप वो है भाई, लोकतंत्र है, टिकट मिल सकता है ना, जीतना और हराना तो जनता का कार्य है ना, वो तो जनता जिता रही है, ये सब तरह की बात जनता जिता रही है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपने नाम लिए, हम लोग किसी के मन में नहीं बैठ सकते और ऐसा कुछ नहीं है, पूरा परिवार एक है
और समाजवादी पार्टी ने अगर पूरा लगातार तो एज चुनाव के माहौल में जब आप इतनी अग्नि परीक्षा में खड़े हैं और अपर्णा यादव बीजेपी में जा रही है, कैसे ये कोई बात का नहीं होगा। खैर वो आप मैं इसको नहीं मानता, लेकिन ये समाजवादी पार्टी ने अब की बार एक बड़ा निर्णय लिया और इस निर्णय में वो कामयाब भी रहे। चलिए मैं मान लगता हूँ। चलिए अब आगे क्या जवाब होगा। तो एक और बात है, कहते हैं बद से बदनाम बुरा होता है, और जो इस बार चुनाव में बीजेपी ने सपा को गुंडा, माफिया और बुलडोजर लायक सब कुछ, आतंकवादी सब कुछ कह डाला जी। लेकिन आप इसका कोई माकूल जवाब नहीं दे पाए, बल्कि जनता में जहां एक और ये बात तो घुस गई कि भाई ये बात तो सही है कि अब हमारे यहाँ की लड़कियां भी बाहर जा रही है आराम से, हमारे यहाँ बाकायदे कोई चिंता की बात नहीं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गई। और दूसरा एक बात और घुस गई कि अगर ये फिर से आ गए तो फिर ये वही जो है दाल बोने लगेंगे, दरने लगेंगे, गुंडागिरी करते। ये मैसेज गया नहीं, लेकिन इसका कोई सपा नहीं, ये कोई विषय, ये बात नहीं थी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा इत्मीनान हो गया और महिलाएं जो हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके बगल का जिला है उन्नाव, उसमें क्या हुआ? देखिए हाथरस में क्या हुआ ये मुझे सब मालूम है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, उसमें क्या हुआ? ये इश्यूज हैं, ये इश्यूज को आप नहीं कन्वे कर पाए, आप उसमें पब्लिक को कन्विंस नहीं कर पाए। नहीं, ये कोई बात हो सकती है कि हम लोग कन्विंस नहीं कर पाए, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं है। समाजवादी पार्टी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने जब सत्ता आई तो 10-90 की एक बहुत बड़ी महिला जो नंबर होता है उसको चलाया। 100 नंबर जो देन है, जो कि एक बहुत अच्छी पुलिसिंग का एक नतीजा है, बहुत अच्छी पुलिसिंग है, वो समाजवादी पार्टी की देन है। महिला अधिकारों के प्रति हम समाजवादी पार्टी ने कार्य किया है। 100% सहमत हूं मैं डॉक्टर इमरान, आपकी बात से 100%। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरा सवाल ये है कि आप जो ये बात कह रहे हैं वो जनता में नहीं पहुंच पाए, उन्होंने अपनी बात को पहुंचा करके एक अच्छा खासा वोट अपनी ओर ले लिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। अगर ये सत्य होता तो हमें इतना बड़ा वोट प्रतिशत हम कहते हैं। अभी वोट प्रतिशत की बात कर लेता हूं, तो फिर हम आपसे अगर ये सवाल अगर पूछे तो फिर आपके हार का कारण ही क्या रहा? जब आपके पास परिवारवाद भी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं है, तो फिर आपके चुनाव हारने का कारण फिर क्या? नहीं, ये आत्ममंथन करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। अच्छा चलिए, नंबर 1। दूसरी चीज, एक हम आपको, मायावती कहती हैं कि आज उन्होंने सीधे सीधे अपनी हार का ठीकरा मुसलमानों पर फोड़ दिया, कहा मुसलमान मेरी हार के लिए जिम्मेदार हैं। क्या कहेंगे आप? मैं कहूंगा कि उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक था मायावती जी का, और उन्होंने पता नहीं कौन से ऐसे कारण हैं जो वो ना सड़कों पर उतरती हैं, ना कोई आंदोलन करती हैं, ना कोई अपने विचार व्यक्त करती हैं किसी के प्रति। पूरा चुनाव 2022 हो गया, उनकी एक सभा ना हुई। पूरा चुनाव 2022 का हो गया, उनका कोई मैसेज ना आए। आगरा में भी मतलब ये जिस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं रही। दूसरी बात ये कि उनका वोट बैंक, उनको जिस प्रकार की अभी CSDS की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में भी मैंने देखा कि शिफ्टिंग हुई है उनके वोट बैंक की। तो जब वो इस तरह की बातें कर रही हैं और आरोप मुसलमानों पर, हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र में अपने विचार व्यक्त करना है ना, वोट देना अधिकार है ना नागरिकों का। जब वोट देना अधिकार है तो किस पे दे रहा है? ये आरोप प्रत्यारोप की क्या बात है? जो जनादेश है उसे स्वीकार करना चाहिए, जैसे हम लोगों ने स्वीकार किया है। इसमें किसी पे आरोप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। मुसलमान पहले इनको वोटता था, इस बार क्यों नहीं दिया मुसलमानों ने? नहीं, ये अपना विश्वास खो चुकी है जनता से। नहीं कि मैसेज कोई ना कोई तो BSP का जो है मुसलमानों में मैसेज गया होगा कि भैया अगर इनको वोट दे देंगे तो हमारा ये नुकसान हो जाएगा। नुकसान की बात नहीं, क्या बात रही? नहीं, मुझे ये उनका अपना विषय है, हम लोग अपनी पार्टी की बात करना चाहते हैं। मैं तो अपनी पार्टी की बात करता हूँ हमेशा, इसके अलावा किसी की कोई बात नहीं करता। आपने भी एक बात कही, CSDS की बात की, ठीक है। CSDS की आपने रिपोर्ट पढ़ी, मैं भी उसमें एक रिपोर्ट आई कि पिछले बार मुसलमानों का वोट बीजेपी को 6% मिला था और इस बार 8% मिल गया। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है
कि बीएसपी को मुसलमान वोट नहीं दे रहा है, कांग्रेस को वोट नहीं दे रहा है, नगण्य बिल्कुल हो जाता है और भाजपा को वोट दे देता है, तो क्या माना जाए? इसका अर्थ क्या है? जबकि सारा दोषारोपण जो है बीजेपी पे क्या है? तो ये जो 2% वोट बढ़ रहा है, ये क्या संदेश दे रहा है? नहीं, ये इसका कोई 2% या 1% की बात नहीं है। बात ये, यदि इस प्रकार का वोट मिल भी रहा है तो ये नागरिकों का, वो उनका जो भारत के नागरिक हैं और ये उनका संवैधानिक अधिकार है। इसमें हम कोई भी टिप्पणी किसी भी प्रकार की क्यों मिल रहा है, किस लिए मिल रहा है, ये बोला नहीं जा सकता। हम लोग इसके बारे में कोई राय नहीं दे सकते। नहीं, लेकिन क्या फिर आप मानते हैं किसी दल के लिए अगर कोई 2% बढ़ रहा है या 3% बढ़ रहा है या 10% बढ़ रहा है तो ये लोगों की भावना है, ये लोग वोट दे रहे हैं, उनका अधिकार है। लेकिन तो क्या हम माने कि अगर ये बात भी है जैसा कि आप कह रहे हैं और आप नहीं बताना चाहते, तो क्या जो मोदी और योगी का ये नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों में अपनी पैठ बनाने में कामयाब हो रही है? यदि ये सत्य होता, हाँ, तो आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी। जिस दिन गृह मंत्री की पहले ही सभा थी, उस दिन वो 80-20 की बात कर रहे थे। वो कौन से 80-20 हैं? क्या आप नहीं समझ रहे हैं या हम नहीं समझ रहे हैं? बात है। जिस प्रकार से उन्होंने 2 ध्रुवीकरण करा के चुनाव कराने का प्रयास किया, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो नीतियां रही, जिस प्रकार से चुनाव प्रचार का प्रबंधन रहा, उससे उनकी ये नीति सफल ना हो पाई। और हम लोगों को हर तबके से हर लोगों ने वोट दिया है। हम जनता के आभारी हैं कि आपने विश्वास जताया। समाज की हर जाति, हर वर्ग ने समाजवादी पार्टी पर विश्वास जताया है, हम इसका आभार भी व्यक्त करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि हम लोग जो वोट प्रतिशत था उस हिसाब से सीट ना जीत पाए, इस बात का अफसोस भी है। और ये हम लोग मेरा सवाल ये सीधा सीधा ये कि आपसे मैं जब बात कर रहा हूँ तो आपसे मैंने ये कहा, आपने भी माना कि हाँ ठीक है, और आपने एक बहुत अच्छी बात कह दी, 80-20 की लड़ाई। तो अगर यही भी देखें तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो 80 और 20 की लड़ाई हुई और उसमें भी नुकसान जो है सपा को हो गया, क्योंकि 80-20 की लड़ाई हुई तो निश्चित रूप से ध्रुवीकरण हो गया। अगर मुसलमानों का 80% तक वोट, 79% जो लोक नीति और जो CSDS की आप बात कर रहे हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूं, उसका 79% तक वोट मुसलमानों का सपा को मिल गया। आपने 3 सीटें कानपुर की जीत भी ली। लेकिन वही दूसरी ओर जो सवर्ण थे, उनके वोट, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे वैश्य हो, ये सारा का सारा वोट बढ़ गया जाकर के बीजेपी में। तो क्या आपको नहीं लगता कि 80-20 की लड़ाई जो छेड़ी गई उसमें उनको कामयाबी मिली और सपा को नुकसान हो गया? ये उनकी रणनीति है। नहीं, रणनीति तो सफल तो हुए। वो ये उनकी रणनीति है। उन्होंने आते ही ये सब बयानबाजी शुरू कर दी जी। मैंने उसके बाद ये शब्द कहे हैं, मैंने ये कहा कि ये समाजवादी पार्टी के चुनावी प्रबंधन का नतीजा था कि हम लोगों को हर जाति, हर वर्ग और हर समुदाय से वोट मिला है। यदि उनको लोगों ने दिया है तो इधर भी हमको भी तो कुछ प्रतिशत दिया है। मैं प्रतिशत तो मैं यही बात आपके सामने कहना चाहता हूँ। अगर मैं CSDS की फिर बात करता हूँ, अगर आप देखें, लोग कहते ब्राह्मण से बड़े लोग नाराज थे, ब्राह्मण से बड़े लोग नाराज थे। अगर आप ब्राह्मणों का ही देखें तो 77% वोट पिछले बार ब्राह्मणों का बीजेपी को मिला था, इस बार बढ़ करके 83% हो गया। कहां पर? लेकिन वही दूसरी ओर जो सपा के लिए जो ब्राह्मण वोट था वो कम हो गया। यही आप और देखिए, मैं आपको और थोड़ा, आपने तो पढ़ा इसलिए मैं आपको जिक्र कर रहा हूं, वरना तो नहीं करता। लेकिन आपने जाट वोट, जो वोट आपको मिलना चाहिए था, वो आपका वोट 45% से घट करके 36% रह गया, जबकि आप 2 लोग साथ साथ लड़ रहे थे। बीजेपी के वोट जो है वो जितने 2017 में थे उससे और बढ़ गए। आप ये, मैं आपके ये आंकड़े बता रहा हूं। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि 80-20 की जो लड़ाई थी, जो पूरी तरीके से जिस रणनीति को लेकर के भाजपा लड़ी, वो बिल्कुल सफल हो गई और यहां पर आपसे चूक हो गई। नहीं, ये आप कोई ना कोई चूक तो हुई है, जो कि हम लोगों को सीट या प्रतिशत का अनुमान जो है वो हम लोग 36 और 42 के बीच में रहे और हम अपने मत प्रतिशत को बढ़ा ना पाए। लेकिन
जो आपने ये बात कही है, मैं उसके जवाब में इस संदर्भ में यही कहना चाहता हूं कि ये किसी भी नागरिक का ये कर्तव्य है और ये उसका मताधिकार है, वो कहाँ प्रयोग करता है। हम लोग अपनी बात को कह रहे थे और जिस प्रकार के हालात थे उत्तर प्रदेश के, जिस प्रकार से सूचनाएं आ रही थी, जिस प्रकार से लग रहा था, अगर ये तो मताधिकार का उन लोगों ने प्रयोग किया और अपना जो है मत दिया है और हम इसका सम्मान करते हैं यदि ऐसा हुआ है तो। हम चर्चा कर रहे हैं सपा की और सपा के आत्ममंथन की। हालांकि हमारे जो आज के मेहमान हैं डॉक्टर इमरान, वो तो जनादेश का सम्मान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं भाई जो दिया दिया, लेकिन फैक्ट्स को मानते हुए भी उसका वो ये नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं अब जनता है उसने वोट दे। लेकिन तो क्या इमरान जी एक भी धारणा गलत साबित हो गई कि नेताओं को बुला लो, उनके सारे जांच के वोट हमको मिल जाएंगे, और मौर्य आ गए, दारा सिंह आ गए, धर्म सिंह सैनी आ गए, विभिन्न प्रकार, भगवती प्रसाद सागर आ गए, राजा रामपाल आ गए, सब आ गए, लेकिन आपको उतने वोट नहीं मिले। यहां तक कि रात भर तो बड़ी हुंकार लगा रहे थे, उतने वोट आपको नहीं मिले। तो ये जो आपकी रणनीति थी कि नेताओं को मिला लो, वो भी पूरी तरीके से सफल नहीं रही। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हाँ, मैं इससे इसलिए नहीं सहमत हूँ कि आप जब विचार करेंगे और चुनावी गणित देखेंगे वहाँ का, तो जब देखेंगे उसको, तो वहाँ पे आप ये पाएंगे कि जो मतों का प्रतिशत रहा है और जितने वोटों से हम लोग हारे हैं, सीट को हारे हैं, वो बहुत दरमियानी मत है। वो कहीं हम 1000 से हारे, कहीं 200 से, ऐसी तकरीबन 26 से 28 सीटें ऐसी हैं, ठीक बात है, जहाँ पे हम लोग 1500 से कम वोट से हारे, 1500 से कम वोट से, ऐसी करीब। लेकिन एक तरफा वोट तो नहीं पड़ा आपके पास, ये समस्या ही है। नहीं, मैं 1500 वोट से अगर आपको आश्चर्यजनक आपको बात बता दें जी, आश्चर्यजनक बात तो ये है कि निषाद पार्टी पूरी तरीके से उनके गठबंधन में थी भाजपा के जी, और आपने निषाद पार्टी में वोट हासिल भी कर लिए, आपने भी वोट हासिल कर लिए निषाद पार्टी के। तो सवाल ये उठता है कि जो आपको हासिल करना चाहिए था निषाद पार्टी की, तो खैर उनके साथ गठबंधन था, वो चीज आप नहीं हासिल कर पाए। जो एक तरफा जिसके लिए कह रहे थे कि बस अब सरकार बिल्कुल बन गई, और जो सपना देखा था अखिलेश यादव ने छोटे छोटे दलों को मिला लेंगे और काम बना लेंगे, वो नहीं हो पाया। ये सपना नहीं, ये राजनीति है। ठीक है, राजनीति का एक गठबंधन का दायित्व है जिसको वो निभा रहे थे, नंबर एक। दूसरी बात ये कि जो आपने बात कही निषाद पार्टी की, आपको याद होगा इसी निषाद पार्टी को जब हमारे साथ गठबंधन था, तो गोरखपुर में एक एमपी की सीट जीती गई थी। ठीक बात, ये मैं मान रहा हूं। हाँ, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ बाबूजी, कि जो मैं फिर से अपनी बात को दोहराना चाहूंगा कि जो वोट का प्रतिशत है, जो सीटें हम हारे हैं, अधिकतर वो आप देखेंगे पश्चिमी से और अवध के कुछ क्षेत्रों से, हम 200 से लेके 1500 वोट के अंदर कुछ वोट है। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि उनके आने से कोई फायदा नहीं हुआ। बीजेपी की भी अगर आप सीटें देख लेंगे तो 15 सीटें उनकी ऐसी है जो 1500 को नीचे, 2000 के नीचे हार गई। हाँ, तो मैं इसमें दोनों के लिए बात, जो जनता का मैंडेट है वो बहुत करीबी मैंडेट है, वो एक तरफा मैंडेट नहीं है जिसकी आवश्यकता होती है। उसके बाद आप फिर ये सीधे हम आपसे ये कहें कि जनता ने आपको खारिज कर दिया। नहीं, खारिज नहीं किया जनता। अगर खारिज करती तो इतना वोट प्रतिशत हमको कैसे मिलता? मैं इसको मानता नहीं हूँ। सरकार केवल 2 से 3% मतों का अंतर रह गया, जिसकी वजह से हम लोग 26 सीटें और 30 सीटों में मतलब पीछे रह गए। और ये जो 30 सीटें हैं, ये अगर हमें मिलती तो सिनेरियो दूसरा होता, हम लोग दूसरे परिवेश में होते, दूसरी तरह में होते, सरकार बनाने की स्थितियों में होते। हम यही कहना चाहते हैं, जो विचार है वो सिर्फ इतना है कि हमें ये बात करनी है कि हमारे साथ जनता का विश्वास तो था, लेकिन हम लोग बहुत करीबी लड़ाई लड़ रहे थे। हम अगले 5 सालों में उस करीबी लड़ाई को पूरी तरह विश्वास में लेना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग विपक्ष में हैं। और विपक्ष में रह के सरकार में जो भी अनदेखे कार्य होते हैं हम उसको बता सकते हैं, उसको चेता सकते हैं और उसके लिए आंदोलन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको बढ़ाएंगे। एक बात है, कुल मिलाकर के ये जो चुनाव हुआ, जी,
उससे आपने क्या सबक लिया और ये सोचा कि भाई अब जो है, या तो दो बातें होती हैं, एक तो होती है अरे अब तो सपा है और कहीं कुछ होने वाला नहीं, एक तो ये होता है, एक ये होता है कि भाई ये सबक लिया है, अब इस कमी को हम पूरा कर देंगे और पूरा करने के बाद हम आगे पूरे हौसले के साथ लड़ेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं तो एक सबक मैंने बहुत पहले सीखा था और मैं स्वयं ये अपने बात से दोहराता भी रहता हूँ, आज यहाँ भी कहता हूँ, राजनीति पूर्ण होने का विषय नहीं है। राजनीति कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती, कभी भी आपके मन का सब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए ये अपूर्ण है। क्योंकि ये अपूर्ण है तो इसलिए आप पूरी तरीके, हाँ, तो ये सिद्धांत लागू होता है। ये सिद्धांत तो आपने बताया कि राजनीति में होता, पूर्ण नहीं होता, लेकिन ये जो चुनाव हुआ है जिसमें क्रिया प्रतिक्रिया सब कुछ हुआ, सामने दिखाई दिया, मैं उसकी बात कर रहा हूं, उससे आपने क्या सबक लिया? नहीं, उससे कोई सबक, हम अपने राजनीतिक दायित्वों का जो कर्तव्य है उनका पालन करेंगे और जो भी समाजवादी पार्टी की तरफ से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ से जो भी प्रारूप आएगा, जो दिशा निर्देश आएंगे उसका पालन करेंगे। और समाज में जो हम कुछ प्रतिशत से लोगों के विश्वास को जीतने में नाकामयाब रहे, कुछ प्रतिशत से उस प्रतिशत को पाने की कोशिश करेंगे ताकि हम आगे लंबी लड़ाई लड़ पाए। तो अभी फिलहाल कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष का दिशा निर्देश आया कुछ? नहीं, अभी तो बैठ के शुरू होंगी और जो जैसा होगा बैठ के शुरू होंगी, उसमें अपने अपने बात को रखा जाएगा। तो एमएलसी चुनाव तो कल से शुरू हो रहा है कानपुर फतेहपुर सीट पर, जहाँ पर आपके प्रत्याशी भी हैं, मतलब प्रत्याशी का मतलब क्या है कि आपके विधायक हैं, एमएलसी हैं, और उस सीट के लिए अभी कोई आपके कुछ काम अब नहीं हुआ इसके बारे में? नहीं, बहुत जल्दी होगा जी, बहुत जल्दी ही वो होगा। इस दिशा में अभी कोई दिशा निर्देश या निर्णय या कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसमें नहीं, वो निर्णय पहले ही आ चुका था जी। बीच में आपको याद हो कि चुनावों से पहले जो है वो समय वो आया था कि सरकार चुनाव ये एमएलसी वाला कराना चाहती है इन्हीं चुनावों के साथ साथ में या उससे पहले या बाद में, तो इस बारे में सूचनाएं आ गई थी और जो सूचना थी उसी हिसाब से कार्य हो रहा है। अब अगला कहते हैं कि सभी राजनीतिक दल अब दिमाग लगा रहे हैं, जो नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं जो होने वाले हैं, और कहते हैं यहाँ से हम अपना आधार मजबूत करेंगे। आपके सपा से भी यही संकेत कुछ आया था कि हम यहाँ से अपना आधार मजबूत करेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या इस बारे में कोई प्लानिंग आपने की है? बिल्कुल, हम लोग इसके बारे में बैठ के कर भी चुके हैं पहले भी और इसके बाद भी अब बैठ के करेंगे और बहुत जल्दी आप लोग इस बारे में आप लोगों को पता भी चलेगा कि इसके बारे में हम लोगों ने अपनी प्लानिंग को शुरू भी कर दिया है और हम लोग जनता के बीच में जाएंगे नगर निगम चुनाव के लिए। अभी कोई आपके भविष्य की कोई रणनीति नहीं बनी है? नहीं, रणनीति है, लेकिन वो रणनीति जब तक बैठक ना हो जाए तब तक सार्वजनिक रूप से कहीं नहीं जा सकती। कहीं नहीं जा सकती जी। दूसरा, क्या आप ये भी महसूस करते हैं कि कोई ना कोई अब आपको अपने संगठन में भी सुधार की आवश्यकता है? इस दिशा में भी आपने कोई अपने अध्यक्ष को अवगत कराया हो कि भाई देखिए यहाँ ऐसी ऐसी बहुत जल्दी मैं हम लोग जब बैठक बुलाई जाएगी प्रदेश स्तर पे तो वहां जाके बात करेंगे। अभी तो बुलाई नहीं गई है और शायद अभी 2-3-4 दिन के अंदर या एक हफ्ते के अंदर बुलाई जाए, होली के बाद या उससे पहले। नहीं तो आपको संगठनात्मक क्या कमजोरी दिखी जो आप चाहेंगे कि वो मजबूती हो जाए? कोई भी जो प्रयत्न होता है या कोई भी जो प्रयत्न हम लोग करते हैं अपनी तरफ से राजनीति में, वो पूर्ण, मैंने बताया ना, पूर्ण नहीं होता, तो कुछ ना कुछ तो चीजें रही जाती हैं, तो वो करेंगे, प्रयास करेंगे, उसको और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे और उसमें जिसका सहयोग लेना होगा उसका सहयोग भी लेंगे। नहीं तो ये बात कहीं से जब आ जाती है तो इसके माने कहीं ना कहीं संगठनात्मक आपको अपनी कमजोरी, वो कमजोरी वाली बात नहीं है, या निष्क्रियता कहीं ना कुछ, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जो लोग भीतरघात किए हैं उनकी सूची भेजिए, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा जो लोग निष्क्रिय बैठे रहे उनकी सूची भेजिए, ये सब बातें होती नहीं। अब जैसे एक विधानसभा हमारे लक्ष्य में अब की बार वहाँ दो ध्रुवीय चुनाव हुआ है किदवई नगर, मेरा लक्ष्य अब की बार किदवई नगर विधानसभा है। अच्छा, उसको भी जीतने का पूरा प्रयास करेंगे, किदवई नगर की विधानसभा को। तो अभी से आप उसकी तैयारी अभी से करेंगे। तो संगठनात्मक दृष्टि से क्या चाहिए आपको? बस वही उसी के प्रयास में रहेंगे, उसमें जो भी निचले स्तर तक, नीचे के स्तर तक जो भी संगठन खड़ा करना होगा वो संगठन खड़ा करके
इन विधानसभाओं में जहां हम हारे हैं उन दोनों विधानसभाओं में कार्य करेंगे। क्या आपको कानपुर में कोई ऐसा मुद्दा या कोई ऐसी समस्या जो सबसे ज्यादा ज्वलंत हो, जिसके लिए आपके विधायक जो तीनों जीत गए हैं वो सबसे पहले लड़ाई लड़ेंगे, या संगठन उनको कहेगा कि भाई आप ये लड़ाई सबसे पहले लड़िए, या कानपुर की ये सबसे बड़ी जरूरत की चीज है, ऐसा भी कोई आपने? नहीं, वो तीनों जो विधायक हैं जी, पार्टी वो कानपुर की राजनीति से, कानपुर के परिवेश से और कानपुर की में जो समस्याएं हैं उससे बहुत अच्छे से अवगत है। बहुत सारी समस्याएं हैं इनके बारे में स्वयं उन लोगों ने अपने चुनावों के दौरान भी चर्चा करी है, जिसमें सड़क का मुद्दा है, जिसमें अस्पतालों का मुद्दा है। बहुत आपने देखा होगा कि हम लोगों ने अस्पतालों में जिस प्रकार से हमारे विधायकों ने कार्य किया है, उसमें नई नई टेक्नोलॉजी लगवाई है, और जो उन लोगों ने जनता के प्रति काम किया है और जनता के बीच में रह के काम किया है, जनता के दुखों दर्द को समझा है, यही वजह है कि आज वो लोग जीते हैं। और निश्चित रूप से कानपुर की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं सड़कों को लेके, जाम को लेके, नाली खड़ंजा, जो बहुत बेसिक जरूरतें हैं वो जरूरतें नहीं पूरी हैं, स्वास्थ्य की समस्या है, स्कूलों की समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं पे हम लोग भी खड़े रहेंगे, पार्टी भी खड़ी रहेगी और हमारे विधायक जी लोग भी पूरा बताइए, स्कूल की, खड़ंजा की, नाली की, पानी की, सबसे बड़ी समस्या अगर मैं पूछूंगी सपा को कुछ करना होगा तो क्या करेगी? देखिए, सबसे बड़ी समस्या, सबसे अगर कभी आकलन हुआ? जी, सबसे बड़ी जो समस्या है वो लोगों का समस्या सबसे बड़ी ये है कि जो चलने का माध्यम है वो बहुत ज्यादा हानिकारक है। यहाँ पर आप किसी उद्देश्य को लेके चलते हैं कि हम 30 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे, लग 1 घंटा जाता है, 1.5 घंटा जाता है। इस प्रकार से इस समस्याओं को लेके समाजवादी पार्टी प्रयत्नशील रहेगी हम, और इसके साथ चुनावी लॉ एंड ऑर्डर की भी बात है, लॉ एंड ऑर्डर के लेके सक्रिय रहेगी समाजवादी पार्टी। स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेके, क्योंकि जिस प्रकार से आप देखें कानपुर 2 भागों में विभाजित है, उत्तर और दक्षिण। दक्षिण में पूरा का पूरे में कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं है, महिलाओं का कोई महिला स्कूल जो अलग से हो, बहुत बड़े एरिया में तो महिला स्कूल ही नहीं है, केवल एक ही महिला स्कूल है किदवई नगर में। तो ये एक लंबी लड़ाई है और वो हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग पिछली बार भी लड़े थे, उसका बहुत बड़ा फायदा मिला था। ये जो आखिरी सवाल बस, जी जी, कि आप पार्टी की अपनी छवि, अपने वो नेताओं कार्यकर्ताओं की छवि को भी सुधारने का प्रयास करेंगे ताकि उनका चरित्र समाज में गुंडे के रूप में, अराजक तत्व के रूप में, माफिया के रूप में न बने? और आप क्या ये भी प्रयास करेंगे कि आने वाले चुनाव में किसी भी अपराधी को आप टिकट न दें? ये भी आपके प्रयास में होगा क्या? इस तरीके से सुधारने का प्रयास भी करेंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी में अपराधियों की कोई जगह नहीं है, ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कह चुके हैं। और दूसरी बात यह कि कानपुर में भी मुझे नहीं लगता कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति समाजवादी पार्टी में है। जितने भी लोग हैं वो सब राजनीतिक चरित्र से भरे हुए हैं और बहुत तन्मयता से जनता की सेवा करने वाले लोग। और अगर कोई सपाई नेता या कार्यकर्ता इस तरीके की अराजकता करता है तो क्या करेंगे आप? नहीं, उसको पार्टी से हटा देंगे। हटा देंगे? हाँ, निश्चित रूप से हटा देंगे जी। ऐसा निर्णय पहले भी लिया गया है और अभी भी लेंगे। पहले और कौन सा निर्णय लिया गया? वो लिया गया था, समाजवादी पार्टी यदि कोई भी दिख जाता है इस तरह का अराजक तत्व तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाए। तो प्रधानमंत्री की सभा में जो आपके सपा पार्टी से उन लोग को हटाया गया, हाँ हटाया गया, उनकी प्राथमिक सदस्यता को रद्द कर दिया गया। और इसी प्रकार से ये बात कहना चाहते हैं और ये विश्वास भी है, दिलाना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी आपके लिए है और समाजवादी पार्टी आप लोग जनता के हितों का कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर इमरान जी। आपको मेरी शुभकामनाएं भी, आप किस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उसमें सफल हो। और निश्चित रूप से आपने जो अंत में कहा कि छवि सुधरेगी और किसी भी नेता और कार्यकर्ता को अराजकता, गुंडागर्दी, रंगदारी करने, माफियागिरी करने की अनुमति नहीं होगी। अगर होगी तो उसे पार्टी से
बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और इसका आपने उदाहरण भी दिया। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।